प्रभावी कंपटीशन। अब मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एंड इस वीडियो में जो हम सीरीज शुरू हमने की है, जिसके 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बिहार के करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसका ये अगला वीडियो है, चौथा वीडियो है इसका। एंड इसमें हम जानेंगे 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में, और बजट 2022 और 23 में इससे रिलेटेड, ये 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड क्या कुछ नए प्रावधान हैं उनके बारे में भी हम इसमें जान लेंगे। ठीक है, उनके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और इससे क्या होगा कि आपको जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस में डालता हूँ बीपीएससी से रिलेटेड या फिर किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, बीच में आपको इवैल्यूएशन का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो बिहार के सतत विकास के लिए वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय प्रारंभ किया गया था। तो देखो, 2 भागों में बांटा गया है। वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक के पीरियड में 7 निश्चय पार्ट 1 आया था, 7 निश्चय पार्ट 1 आया था, और जो 7 निश्चय पार्ट 2 था ये है इनफैक्ट वो 2020 से लेकर 25 तक के लिए है। ठीक है, तो दोनों 7 निश्चय फेज 1 फेज 2 या पार्ट 1 पार्ट 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ठीक है, और जिसमें 7 लक्ष्य है, तो ठीक है 7 निश्चय इसलिए इसका नाम भी है। इसमें 2 लक्ष्य जैसे कि आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, बाकी 5 लक्ष्य जो है अभी कार्यरत हैं। इसके लिए बजट 2022-23 में कुछ प्रावधान है, उसको देख लेते हैं। तो ये पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है आर्थिक हल युवाओं पे बल। आर्थिक हल युवाओं पे बल, इसके तहत 3 योजना कार्यरत है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के लिए बजट 2022-23 में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि आर्थिक हल युवाओं पे बल के लिए कौन सी योजना आई है। तो आपको ये बताना है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आई है। कितने करोड़ की योजना आई है? 700 करोड़ की योजना आई है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना भी आई है। बजट 2022-23 में इस योजना में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। कुशल युवा कार्यक्रम आया है। बजट 2022-23 में इस योजना में 225 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, हर घर नल का जल, ये दूसरा हमारा जो वन ऑफ द 7 निश्चय में से एक कह सकते हैं। बजट 2022-23 में इस निश्चय में 1001.10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। ठीक है, बजट में किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला आता है हर घर पक्की गली और नालियां। हर घर पक्की गली नालियां, इस निश्चय के तहत 230 करोड़ रुपया प्रावधान बजट में किया गया है। इस निश्चय के तहत 230 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। घर तक पक्की गली नालियां। ठीक है, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, इसमें जो हमारे 8386 पंचायत हैं और सभी 534 प्रखंड में तथा 101 अनुमंडलों में और 48 जिलों को ODF घोषित किए गए हैं। ODF मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच से फ्री हो चुके हैं। सभी 3367 शहरी वार्ड और 142 नगर निकाय ODF घोषित हो गए हैं। तो मतलब सभी जितने भी, चाहे पंचायत हो, प्रखंड हो या अनुमंडल हो या फिर जिला स्तर पे हो या फिर शहरी वार्ड हो, निकाय हो, नगर निकाय, ये सभी ODF हो गए हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। अगला जो है इसमें अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, इस निश्चय के तहत 54 अनुमंडलों में ANM संस्थान खोला गया है और 41 अनुमंडल में खोला जा चुका है। ठीक है, खोला जाएगा 54 में और 41 में ऑलरेडी खोला जा चुका है। 23 जिलों में GNM संस्थान स्थापित होगा, जिसमें 12 ऑलरेडी स्थापित हो गया है।
और 28 जिलों में पारा मेडिकल संस्थान खोले जाने हैं और ये लक्ष्य में से 20 ऑलरेडी खुल चुका है पारा मेडिकल संस्थान। इससे क्या है, नर्सिंग वगैरह के जो स्टूडेंट हैं या फिर लेडी महिला वगैरह करना चाहती है पैरा मेडिकल कर सकती है। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज स्थापित किया जाएगा, 4 में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है कि राज्य में बहुमुखी एवं सतत विकास के लिए सरकार 7 निश्चय 1 2015 से 20 तक चलाई थी, फिर 2020 से 25 तक 7 निश्चय 2 की योजना प्रारंभ की गई है। 7 निश्चय 2 में अब देख लेते हैं क्या हुआ है। बजट के हिसाब से 5,000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं 7 निश्चय 2 के लिए 2022-23 के बजट से। ठीक है, 22-23 के बजट से 7 निश्चय 2 के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। निश्चय 1 जिसका नाम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये सारे निश्चय आपको याद रखना पड़ेगा। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसमें क्या है, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर की सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है। तो पटना भारतीय मतलब IIT जो पटना है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है पटना का, वो नॉलेज पार्टनर इसके लिए रखा गया है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मेगा स्किल खुलेगा तो जिले के लोगों को फायदा होगा। प्रथम चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा जिलों में खोला जाएगा। ठीक है, प्रथम चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा जिलों में खोला जाएगा। बिहार के सभी तकनीकी संस्थाओं में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले क्या था, जनरली इंग्लिश में ये उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अभी क्या किया गया कि इसको हिंदी, बिकॉज हिंदी लोग ज़्यादा आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए हिंदी भाषा में सभी तकनीकी संस्थाओं में शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। हर प्रमंडल में टूल रूम बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 153 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। ठीक है, ये है युवा से रिलेटेड। अब आते हैं निश्चय 2 जो महिला से रिलेटेड है, सशक्त महिला, सक्षम महिला। अब इसमें क्या है, इसमें इंटर उत्तीर्ण होने वाली अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे तथा जो स्नातक उत्तीर्ण हो जाएगी महिला उसको 50,000 रुपये का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 25,000 अगर आप इंटर पास होते हैं और 50,000 अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, स्नातक पास हो जाते हैं, तो इसके लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। तीसरा निश्चय कृषि, खेत वगैरह सिंचाई से रिलेटेड है। हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसमें क्या है, इसमें 600 करोड़ रुपये का आवंटन का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 600 करोड़ रुपए का पैसा इसमें आवंटित किया गया है। निश्चय 4 है गांव से रिलेटेड, रूरल इंडिया, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन जो कचरा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के 2य चरण की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 अधिसूचित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 847 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है इससे रिलेटेड। 5वां जो निश्चय है वो स्वच्छ शहर विकसित शहर। अब तक हमने गांव देखा था इससे पहले वाला, अब हम शहर में चलते हैं, थोड़ा सा स्वच्छ शहर विकसित शहर के बारे में जानते हैं। ये क्या है, तो मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में रूप में मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। कि मतलब वहाँ पे जो कचरा मैनेजमेंट है, जो वेस्ट डिस्पोजल है, वो इतना सॉलिड बना दिया जाए, चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ठोस या फिर
तरल अपशिष्ट प्रबंधन में इसको बिल्कुल एक मॉडल टाउन की तरह मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल और बोधगया और राजगीर को बनाने का टारगेट लिया गया। सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम हेतु आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी और शहरी बेघर भूमिहीन लोगों हेतु बहुमंजिला आवास का उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। मोक्ष धाम योजना के तहत सभी जिला के मुख्यालय में सौदाह गृह जो है निर्माण किया जाएगा। सौ का जो अगर मान लीजिए आपके पास जगह नहीं है, कई बार जगह नहीं रहता है, तो आप जिला मुख्यालय में ले जाइए 100, वहाँ पे जलाने की आपको व्यवस्था की जाएगी मोक्ष धाम योजना के तहत। सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि शहरों में जो इतना ज़्यादा पक्काकरण हो जाता है सड़क वगैरह, मतलब वहाँ पे क्या है ना, जल धरती सोख ही नहीं पाती है। इसके वजह से क्या होता है, वो जल का जमाव देखा जाता है। जल का जमाव, पक्का एरिया में जल का जमाव होगा ही होगा। इसके लिए क्या किया गया है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की ड्रेनेज इतना अच्छा हो कि ड्रेनेज कहीं ब्लॉक ना हो, कुछ ना हो, उसके लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए 550 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। निश्चय छठा क्या है, सुलभ संपर्कता है। इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 450 करोड़ रुपए का आवंटन है, सुलभ संपर्कता। ठीक है। अगला है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ से रिलेटेड निश्चय नंबर 7। इसमें क्या होगा, देसी गोवंश के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा बायोसेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये भी प्लान में है। आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई संजीवनी का शुभारंभ किया गया। ये क्या है, टेलीमेडिसिन स्टूडियो। इसमें डॉक्टर बैठते हैं, आप कॉल करके इनसे, वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल करके आप इनसे अपनी समस्या बता के आप दवाई वगैरह इनसे परामर्श ले सकते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, एवं 5 स्वास्थ्य उप केंद्र हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इसमें मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण देखते हैं। तो ये 2021-22 का है। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा एक साल पीछे का होता है। बजट जैसे ना 2022-23 आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है, इस साल का है। ठीक है, बजट। लेकिन सर्वेक्षण क्या है, पिछला इवैल्यूएशन जो किया जाता है वो है, तो एक साल पीछे रहता है, 2021-22 का ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। 25 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधान, ठीक है, तो ये तारकिशोर प्रसाद ने, ये उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया। अच्छा, ठीक है, और इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 13 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया। तो 16वां था पहली बात तो ये, और कितने अध्यायों में, तो 13 अध्यायों में। ठीक है, अध्याय 1 में बिहार की अर्थव्यवस्था को रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जो रहा वो 2.5% के हिसाब से बढ़ा है। 2.5% के हिसाब से बढ़ा है ये। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी चीजें देखते हैं इसमें। वर्तमान मूल्य पे कितना बढ़ा है, तो ये 618.63 करोड़ रुपए बढ़ा है। ठीक है, और अगर स्थिर मूल्य पे देखें तो 419.68 करोड़ रुपए बढ़ा है। ठीक है, वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य पे अलग अलग है। ठीक है, 419.68 करोड़ है स्थिर मूल्य पे, और वर्तमान मूल्य पे है 618.68 करोड़। बिहार का जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो है 566.47 हजार करोड़।
नेट और ग्रॉस में अंतर ये होता है कि इसमें से अगर आप डिप्रेसिएशन हटा दीजिएगा तो ये नेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये 566 डिप्रेसिएशन मतलब अवमूल्यन होता है, ठीक है। अवमूल्यन को अगर इसमें हटा दें तो बच जाएगा आपका NSDP। तो इसमें 566.47 करोड़ है और स्थिर मूल्य पे 379.55 हजार करोड़ है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जो है ये 50,555 रुपया हो गई है, ठीक है, वर्तमान मूल्य पर। और स्थिर मूल्य पर जो ये है 34,314 रुपये। तो स्थिर मूल्य पे काफ़ी कम है, वर्तमान मूल्य पे ठीक ठाक है। प्रति व्यक्ति NSDP देखें तो जो 46,292 रुपया है और अगर स्थिर मूल्य पर देखें तो 31,017 रुपया है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह माना जाता है, प्राथमिक क्षेत्र जो है उसका योगदान जो है 19.2% है, द्वितीयक का 19.5% है और तृतीयक का सबसे ज़्यादा है 61.2%। तो प्राथमिक का 19.2, द्वितीयक का 19.5 और तृतीयक का 61.2% है। वर्ष 2016-17 से 2021 तक की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि दर देख लीजिए, 5 साल का ये बताया है। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर 2.3% है, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर 4.8% है, तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे ज़्यादा 8.5% है। वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति GSDP वाला जिला कौन सा है? तो ये है पटना। आय के मामले में सबसे ज़्यादा आय पटना में है, 1,31,000 रुपया है प्रति व्यक्ति, ठीक है। और 2019-20 में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला है शिवहर। शिवहर में मात्र 19,000 रुपया आदमी कमाता है एक साल में, 19,000 बहुत कम है, ठीक है, इसलिए गरीबी भी है। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पटना में है और द्वितीय नंबर पे बेगूसराय है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर में है और द्वितीय नंबर पे अररिया है। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत जो है ये पटना में सबसे ज़्यादा होता है, मुजफ्फरपुर में द्वितीय नंबर पे है। पेट्रोल का सबसे कम खपत जो है बांका में हुआ है और शिवहर में 2 नंबर पे है सबसे कम में। डीजल का सर्वाधिक खपत शेखपुरा में हुआ है और पटना में 2 नंबर पे है। डीजल का सबसे कम खपत जो है, डीजल का सर्वाधिक खपत है और कम खपत की बात करें तो किशनगंज में सबसे कम और शिवहर में सबसे ज़्यादा है। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत पटना में हुआ है और बेगूसराय में द्वितीय नंबर पे। रसोई गैस का सबसे कम खपत अररिया में हुआ है और किशनगंज में द्वितीय नंबर पे। तो जहाँ तक देख रहे हैं मैक्सिमम जो चीज़ें हैं पटना से रिलेटेड है, जैसे प्रति व्यक्ति आय पटना से है, पेट्रोल का सर्वाधिक खपत पटना से है, रसोई गैस का सर्वाधिक खपत पटना से है और कहीं कहीं दूसरे नंबर पे, जैसे डीजल में दूसरे नंबर पे, 1 नंबर पे शेखपुरा है ना। पटना हर जगह लगभग दिख रहा है, पटना क्योंकि राजधानी है, ठीक है। बाकी कम आय में तो देख ही लीजिए, सब ज़्यादा वाला था। ज़्यादा में कितने पे? 1, 2, 3 में ज़्यादा पे, 4 में से 3 में ज़्यादा पे और एक जगह शेखपुरा है डीजल में। बाकी कम में मैक्सिमम जगह आपको चेंज मिल रहा है, जैसे शिवहर है कम व्यक्ति आय में। शिवहर और अररिया का नाम बार बार आ रहा है, यहाँ पे देखिए शिवहर पेट्रोल में भी, फिर यहाँ पे अररिया रसोई गैस में। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा एस्टिमेशन लगा सकते हो आप आगे। पटना जिले का प्रति व्यक्ति GSDP सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर के प्रति व्यक्ति से लगभग कितना गुना ज़्यादा है? तो ये 7 गुना है, ठीक है। सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच बिहार की वार्षिकी मुद्रास्फीति, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2.8% है और शहरी के लिए 4.9% और समग्र जो है 3.1%। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति जो है इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब जो वैल्यू बढ़ता है ना, रुपया महंगा होता है, रुपया महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है, उसको ये बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। नोट, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर बिहार में भारत से कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बिहार की मुद्रास्फीति दर भारत से अधिक थी। एवरेज की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए अध्याय 1 हमने डिस्कस कर लिया यहाँ तक। अब अध्याय 2 देखते हैं, राजकीय वित्तीय व्यवस्था, ये क्या है। यहाँ पे देखिए वर्ष 2021-22 2021 में राज्य सरकार द्वारा
किया गया कुल व्यय 1,65,696 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष से बढ़कर ये 13.4% बढ़ा है, जिसमें पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको 26,000, ये अच्छा सूचक है अगर आपका ये ज़्यादा हो तो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे राजस्व व्यय जो है रेवेन्यू वाला खर्चा वो है 1,39,493 करोड़। इसमें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 30.5% की वृद्धि हुई है और राजस्व एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हुई है, लेकिन थोड़ी कम वृद्धि हुई है 10.7%, लेकिन फिर भी खर्चा बहुत ज़्यादा है राजस्व व्यय में, पूंजीगत व्यय में कम है। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां जो थी 1,64,903 करोड़ थी, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां 36,735 करोड़ थी, जबकि राजस्व प्राप्तियां जो थी वो कम थी, 1,28,168 करोड़ ही थी। 2020-21 में कुल व्यय जो था जीएसडीपी का वो 26.8% हो गया, ठीक है, और ये 2019-20 में 23.7% ही था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2020-21 में राजस्व लेखे में सामान्य सेवाओं पर व्यय जो था वो 46,239 करोड़ रुपए का था। सामाजिक सेवाओं पर व्यय था वो 63,808 करोड़ रुपए था। आर्थिक सेवाओं पर व्यय जो था वो 29,445 करोड़ था। और वर्ष 2020-21 में पूंजीगत लेखे में कुल प्राप्ति जो थी वो 29,175 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020-21 में कुल पूंजीगत व्यय जो था वो 26,203 करोड़ था, ठीक है। वर्ष 2020-21 में पूंजीगत परिव्यय जो था वो 18,209 करोड़ था। बिहार को केंद्र सरकार से संसाधनों का कुल अंतरण 2020-21 में 98,128 करोड़ रुपये हो गया, ठीक है। केंद्र सरकार के से संसाधन मिलने में और 98,128 करोड़ रुपये मिला है। बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी जो है 2021 में ये 2,27,196 करोड़ रुपये थी, जो जीएसडीपी का लगभग 36% है। मतलब ऋण में मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपये है ना, तो उसमें से 36 रुपये हमारा ऋण का है, ठीक है। 36.7% ऋण है। संचित निधि के खाते में उधार लेने के कारण लोक ऋण की देनदारी वर्ष 2020-21 में कुल देनदारी का 78% थी। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ राजकोषीय प्रदर्शन देख लीजिए। राजस्व घाटा जो हुआ, राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं इसको, ये 1784 करोड़ 2019-20 में था। ये बढ़ के 11,325 करोड़ रुपये हो गया 2020-21 में। राजकोषीय घाटा जो है वो 14,725 करोड़ था 2019-20 में, ये बढ़ के 29,827 करोड़ हो गया 2020-21 में। प्राइमरी डिफिसिट जो है, प्राथमिक घाटा जो है 2019-20 में 3733 करोड़ था, ये बढ़ के 17,343 करोड़ रुपये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा अध्याय देखते हैं, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र से रिलेटेड है। गत 5 वर्षों में 2016-17 से 20-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर 2.1% रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। पशुधन की वृद्धि दर 10% के हिसाब से बढ़ा है। मत्स्य पालन की वृद्धि 7% हुई है गत 5 वर्षों में, ठीक है। और वर्ष 2020-21 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA जो होता है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, में कितना % हिस्सा रहा, तो 19% रहा। वर्ष 2012 में से अब तक बिहार राज्य के कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं, तो बिहार राज्य ने 2012 से अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। 2020-21 में राज्य के खानदानों का कुल कितना उत्पादन अनुमानित था, तो 17.95 लाख टन। गत 3 वर्षों में 18 से 19 और 20-21 के बीच में चावल की वृद्धि जो दर है 9.6% के हिसाब से बढ़ी है, और मक्का की वृद्धि जो है 5% के हिसाब से बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है, तो 13 जिलों में कुल जैविक पट्टी
विकसित की जा रही है। जैविक पट्टी क्या है? ये बेसिकली गंगा के दोनों किनारे में 5 किलोमीटर के रेडियस उसमें डिस्टेंस में केवल जैविक खेती होगी। आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? तो 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है। 2021-22 के आर्थिक सर्वे के हिसाब से 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है। 23 जिले आपको याद रखने हैं। कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो 15। ठीक है, मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन 15 जिलों में किया जा रहा है। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो बिहान शुरू किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाओं के लिए मतलब जो हमारे खेती करने वाले लोग हैं, खेतीहर किसान लोग हैं, उनको कुछ डिजिटल सेवाएं दी जाए, इसके लिए कृषि विभाग ने बिहान ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र जो था, मतलब ग्रॉस जो बुआई वाला फसल क्षेत्र था, वो था 72.97 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बुआई था 50.77 लाख हेक्टेयर और फसल सघनता जो थी वो 144% की थी। सकल सिंचाई क्षेत्र था 54.35 लाख हेक्टेयर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लक्ष्य क्या है? देख लेते हैं एक बार। जल जीवन हरियाली मिशन का लक्ष्य देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। इसका लक्ष्य, पहला जो लक्ष्य है वो है पारंपरिक जल स्रोतों को बहाल करना, नए जल स्रोतों का निर्माण करना और जल संग्रहण और भंडारण संरचनाओं का विकास करना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में मांस का उत्पादन कितना हुआ? 3.85 लाख टन हुआ। मछली का उत्पादन हुआ 6.83 लाख करोड़। अंडा का उत्पादन हुआ 301.32 करोड़ अंडे का उत्पादन हुआ, बहुत ज़्यादा है। दूध का उत्पादन 115.01 लाख टन का उत्पादन हुआ दूध का। बिहार को वर्षा, तापमान, मिट्टी और क्षेत्र के आधार पर 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान और दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान। ठीक है, तो ये 3 भागों में बांटा गया है जलवायु वगैरह के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कुल भू क्षेत्र में शुद्ध बुआई का क्षेत्र जो था वो 54.52% था। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 23.1% है। प्रति भूमि 12.7%, वन जो है 6.6%। ठीक है, और अकृषि भूमि या फिर वर्तमान प्रति को छोड़कर 2.9% और कृषि ऊसर भूमि जो है वो 0.5% है। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में किन 2 जिलों में नीवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था? ये था बक्सर और भोजपुर में। 80% से ज़्यादा नीवल या फिर कह सकते हैं नेट बुआई जो था क्षेत्र था बक्सर और भोजपुर में, बहुत ज़्यादा खेती होती है। फसल सघनता सर्वाधिक शिवहर में, और फसल सघनता सबसे कम गया में है। ठीक है, वर्ष 2020-21 में विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े देख लीजिए। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? रोहतास में हुआ। सर्वाधिक उत्पादकता कौन है? पश्चिम चंपारण है, जहाँ 1 हेक्टेयर में 4620 किलोग्राम एवरेज तौर पे चावल उगाया जाता है। गेहूं में रोहतास अगेन आगे है, बेगूसराय में लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता है 3641 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मक्का में सबसे आगे कटिहार है और इसमें अररिया इसमें सबसे आगे उत्पादकता में 9419 किलोग्राम पर हेक्टेयर। दलहन में पटना सबसे आगे है, जहानाबाद में लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है 1452 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब वर्ष 2020-21 के कुल फल उत्पादन में सर्वाधिक 3 उत्पादन फल कौन कौन से देख लीजिए। केला सबसे ज़्यादा हुआ है, केला हुआ है 19.8 लाख टन। आम उसके बाद हुआ है
15.5 लाख टन। उसके बाद फिर अमरूद हुआ है 4.3 लाख टन। तो सबसे पहले केला, फिर आम और फिर अमरूद। ठीक है। अच्छा, वर्ष 2020-21 में विभिन्न मद के उत्पादन आंकड़े देख लीजिए। फल सबसे ज्यादा हुआ है 50 और फल हुआ है 50.02, सबसे ज्यादा नहीं कर सकते। फूल जो है 11.14 हजार टन है, फल जो था लाख टन में था। और सब्जी जो है 179.05 लाख टन हुई है। ईख का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में होता है, अकेले इसका योगदान 53% है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में, पूरे बिहार का 48% होता है। ऊन का उत्पादन 2020-21 में सबसे ज्यादा कितना रहा, 1.7 लाख किलोग्राम। और बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या थी 365.4 लाख। 365.4 लाख। वर्ष 2020-21 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किसकी खपत हुई, तो यूरिया की खपत हुई। यूरिया सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ हुई, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं और धान होता है, रोहतास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की सर्वाधिक खपत NPK इसको बोलते हैं, पूर्णिया में हुई। पूर्णिया और सबसे कम शिवहर में। ठीक है, सबसे कम शिवहर में, सबसे ज्यादा पूर्णिया, सबसे कम शिवहर। अब चलिए अध्याय 4 देख लेते हैं। अध्याय 4 जो है उद्यमिता से क्षेत्र से रिलेटेड है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच सकल राज्यगत मूल्यवर्धन, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में औद्योगिक क्षेत्र की योगदान कितनी थी, तो ये थी 20.3% से घटकर 20.1% हो गई। ठीक है, उद्यमिता में। ठीक है, उद्यमिता में सकल GSBA पहले थोड़ा ज्यादा था, 20.3 हुआ करता था, अभी ये 20.1 हो गया। भारत का 31.6% से घटकर 29.6%। तो नॉट ओनली बिहार में घटा है, ये भारत में भी घटा है। बिहार में 11 चीनी मिल है, जिसमें 10 अभी चालू है, 11 में से 10 चालू है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ है, तो 46.22 लाख क्विंटल हुआ है। बिहार में चीनी की प्राप्ति दर 10% है, 10% है। ठीक है, चीनी की प्राप्ति दर मतलब अगर 460.20 लाख क्विंटल हुआ है चीनी, गन्ना, ईख पेराया है, तो उसमें मात्र 46.22 लाख क्विंटल चीनी निकला है, यानी कि 10% प्राप्ति दर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कॉम्फेड के खुदरा बिक्री केंद्रों द्वारा बेचे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद क्या था, तो दूध था। कॉम्फेड ने सबसे ज्यादा दूध बेचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, वर्ष 2021-21 में दूध की बिक्री प्रतिदिन कितनी हो गई है, तो दूध की बिक्री प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर हुई है। प्रतिदिन बिक्री 15.22 लाख टन प्रतिदिन बिक्री हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन है, तो पहला इथेनॉल है, दूसरा खाद्य प्रसंस्करण जिसे फूड प्रोसेसिंग भी कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है नवीनीकरण ऊर्जा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है। ठीक है, तो पहला इथेनॉल, इथेनॉल संवर्धन पॉलिसी भी आई है। खाद्य प्रसंस्करण दूसरा, और तीसरा नवीनीकरण ऊर्जा। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में के कितने इकाइयों को प्रथम चरण की अनापत्ति प्राप्त हुई है, तो 159 इकाइयों की हुई है। बिहार में कुल निवेश में इसका कितना हिस्सा है, तो 57% का हिस्सा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में खनिजों से बिहार सरकार का राजस्व संग्रहण कितना हुआ, बहुत कम हुआ, 1708.9 करोड़ रुपया हुआ। ठीक है, पिछले वर्ष में 5 वर्षों में 172% की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब है बिहार में खनिज अब बचा नहीं है, जब से झारखंड अलग हो गया है तब से खनिज हमारे पास बहुत कम हो गया है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम प्राप्त उत्पादन होता है। ठीक है, मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के, और ये रेशम जो है भागलपुर और आसपास का एरिया है, उसमें ये रेशम मिलते हैं। मलबरी रेशम का उत्पादन 2 टन हुआ है, तसर रेशम सबसे ज्यादा 47 टन, अंडी
रेशम जो है वो 17 टन और कच्चे रेशम का उत्पादन 12 टन हुआ है 2021 में। मलबरी रेशम का उत्पादन जो है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, ठीक है, इन सब जिलों में होता है, किशनगंज, कटिहार वगैरह में। तसर की बात करें, ठीक है, मलबरी का कहाँ देखा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। तसर रेशम का बांका, मुंगेर, नवादा, जमुई और अंडी रेशम का मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। इसके अलावा वर्ष 2020 में बिहार आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या कितनी थी, 59.5 लाख लोग आए यहाँ पे, जबकि 2019 में इनकी संख्या ज़्यादा थी, 350.8 लाख लोग आए थे। 2020 में कोविड से नुकसान हुआ है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक टाइगर रिजर्व है और 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक राष्ट्रीय उद्यान, एक टाइगर रिजर्व और 13 वन्यजीव अभ्यारण्य, 2 संरक्षण आरक्ष है और एक सामुदायिक आरक्ष है, ठीक है। तो 13 वन्यजीव, एक टाइगर रिजर्व, एक राष्ट्रीय उद्यान, 2 संरक्षण आरक्ष और एक सामुदायिक आरक्ष है। अब ये हमारा चौथा खत्म हो गया है चैप्टर। 5वां अध्याय आर्थिक सर्वेक्षण का देखते हैं बिहार का। 5वां अध्याय जो है ये श्रम, रोजगार और कौशल से रिलेटेड है। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जिसको वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो कहते हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है, तो सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है। जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है पुरुष और महिला दोनों के लिए, वो बहुत खराब है, सबसे कम है। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है ग्रामीण बिहार में 9.8% है। कहने का मतलब 100 में से 9.8 लोग ही महिलाएं जो है काम करती हैं और संपूर्ण भारत के औसत से 24.6 अंक कम है। शहरी बिहार में 7.8% है मात्र, जबकि संपूर्ण भारत के औसत से 15.5% अंक कम है। पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात करें तो ग्रामीण बिहार में क्षेत्रों में संपूर्ण भारत के औसत से 6.5% अंक कम है। शहरी बिहार के क्षेत्रों में संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के औसत से 8.5% कम है। ओवरऑल सबसे नीचे ही है वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो में। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी। 62% लोग जो है वो डिपेंडेंट है स्टेट के ऊपर। राष्ट्रीय औसत जो है 46.4% का है। ये भी एक कारण है बिहार के गरीब होने का। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है और शहर में लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं, गांव में लोग कम हैं। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार 2019-20 में बिहार में समग्र बेरोजगारी का अनुपात 5.7% है। मतलब 100 में से 5.7 लोग बेरोजगार हैं। बिहार में बेरोजगारी अनुपात जो है पुरुष के लिए 6.2% है, महिला के लिए 1.8% है, ओवरऑल 5.2% है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए वर्ष 2019-20 में बिहार में कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक स्वनियोजित थे, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये 59.9% पुरुष जो थे सेल्फ एम्प्लॉयड है। वर्ष 2019-20 में बिहार में कितने प्रतिशत महिला स्वनियोजित है, तो ये भी अच्छा खासा नंबर है, 51.7%। अनियमित श्रमिक के रूप में लगी महिला श्रमिकों का अनुपात बिहार में 36.3% है, जो संपूर्ण भारत का औसत 21.9% से 14.4% अंक अधिक है, ठीक है। तो ये भी हालत ठीक नहीं है। महिला सशक्ति सहभागिता दर देश के सभी राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है, 9.7%। ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए महज 9.8% और शहरी क्षेत्रों के लिए 8.9% है। पूरे बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर 42.5% है, जिसमें पुरुष का श्रम शक्ति सहभागिता 75.1% है, महिला का जो श्रम सहभागिता 9.7% है। मतलब 100 में से 75 व्यक्ति काम कर रहा है और महिला की बात करें तो 100 में से मात्र 10 महिलाएं काम कर रही हैं बिहार में। बिहार में व्यक्तियों के निर्भरता अनुपात भारत में सर्वाधिक है, 62%, ठीक है।
सबसे कम निर्भरता अनुपात तेलंगाना का है, 35.7% का है। अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किन जिलों में पासपोर्ट की मांग अधिक है? तो सीवान और गोपालगंज में पासपोर्ट की मांग अधिक है, बिकॉज यहाँ के लोग ज़्यादातर कुवैत, सऊदी अरबिया ये सब चले जाते हैं, बाहर अरबियन कंट्री में ज़्यादा जाते हैं। बिहार में कुशल मानव शक्ति जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम करता है, जिसको बेल्ट्रॉन कहते हैं, बेल्ट्रॉन, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, बेल्ट्रॉन है, बेल्ट्रॉन करता है, ठीक है। अब आता है छठा अध्याय। छठा अध्याय है किससे रिलेटेड? तो ये है अधिसंरचना और संचार से रिलेटेड है, ठीक है। तो गत दशक 2011 से लेकर 20 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो ये बिहार में हुई है। परिवहन हो, भंडारण हो या संचार हो, देश भर में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है यहीं पे हुई है, बिकॉज गड्ढा है, भरेगा तो जल्दी जल्दी भरता हुआ दिखेगा। तो बिहार में 14.4% की वृद्धि हुई है। गत दशक 2011 से 21 में परिवहन के क्षेत्र में 10.7% की उच्च वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, जिसमें वायु परिवहन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि 24% देखी गई है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3086 किलोमीटर का पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। पहला केरल है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, ठीक है, अगर रोड की बात करें तो घनत्वता की। जबकि राष्ट्रीय औसत पथ घनत्व 1617 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वर्ष 2015 से 21 के बीच कितना किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ? तो 45,000, मतलब 6 साल में 45,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है बिहार में। अच्छा खासा किलोमीटर कवरेज है। अगला देखते हैं, वर्ष 2006 से 21 के बीच बिहार में कितना किलोमीटर ग्रामीण पथ नेटवर्क विकसित किया गया है? तो ये 15 साल का डाटा है, तो ये 1,23,1,23,106 किलोमीटर है, ठीक है। 78.3% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले 6 वर्षों में। 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों वाला बिहार पूरे भारत में 10वें स्थान पे है। बिहार में टोटल पक्की सड़कें कितनी है? 1.64 लाख किलोमीटर। 2.91 लाख किलोमीटर सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का पूरे भारत में 8वां स्थान है। 2.91 लाख किलोमीटर सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का 8वां। इसमें कच्ची पक्की दोनों सड़कें हैं, इसमें क्या है? ओनली पक्की सड़कें हैं। नेक्स्ट है, बिहार में राजकीय उच्च पथों नेशनल हाईवे की बात करें का घनत्व 58 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल पर है। और राष्ट्रीय उच्च पथ NH की संपूर्ण भारत में लंबाई बिहार का हिस्सा जो है 4% रह गया है, तो कम है काफी। पिछले 5 वर्षों में 16 से 21 के दौरान NH की कुल लंबाई 1326 किलोमीटर बढ़ी है, सर्वाधिक 127 किलोमीटर समस्तीपुर में बढ़ी है। NH की सर्वाधिक बिहार किस जिले में, NH सबसे ज़्यादा किस जिले में? तो पटना में 506 किलोमीटर। NH की सबसे कम लंबाई शिवहर में 22 किलोमीटर है, ठीक है। अगला देखिए, बिहार में NH की कुल लंबाई सितंबर 2021 तक कितनी है? तो ये 5,947 किलोमीटर है। सितंबर 2021 तक 5,947 किलोमीटर है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा 400 हवाई अड्डों में पटना हवाई अड्डे का स्थान कितना है? तो ये 86वां नंबर पे आता है। बिहार में मार्च 2020 तक कितने डाकघर थे? तो 9.1 हजार डाकघर है बिहार में। मार्च 2020 तक रेल मार्ग की लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो देश में 9वां स्थान रखता है। पिछले 6 वर्ष में बिहार में इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 234% की, एक अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है इसमें, सभी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। वर्ष 2021 में बिहार में इंटरनेट के ग्राहकों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 5.5 करोड़ लोग अब इंटरनेट यूज करते हैं बिहार में। बिहार का दूरभाष घनत्व 53.59
है, मतलब जो है ये घनत्व बहुत ज़्यादा नहीं है। सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व जो है दिल्ली का है 270। वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना में कितनी कमी आई है? तो कमी आई है इसमें 13.7% की। वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु में कितनी कमी आई है? तो -7% की मृत्यु में कमी आई है। मतलब सड़क दुर्घटना जो है हमारे राज्य में लगातार कमी देखी जा रही है। ये राज्य सरकार के मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के लागू किया था दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए। 31 मार्च 2018 तक भारत में 62.16 लाख किलोमीटर से भी अधिक सड़क नेटवर्क था। ठीक है, भारत में जो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत के ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है 62.16 लाख किलोमीटर। अब हम 7वां अध्याय बात करेंगे ऊर्जा क्षेत्र से रिलेटेड। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो है 2020-21 में कितनी हो गई है? तो प्रति व्यक्ति जो खपत है वो 350 किलोवाट है, किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति। ठीक है, 350 किलोवाट आवर एक साल में। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में पिछले 6 वर्षों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 72.4% की। अब ज़्यादा लोग बिजली यूज कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बिजली की चरम मांग जो है 2020-21 में कितनी हो गई है? तो ये 5,995 मेगावाट है। पिछले 6 वर्षों में 71.3% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में बिजली की चरम आपूर्ति 5,332 मेगावाट हुई थी। ठीक है, तो मांग के हिसाब से लगभग पूरा हो ही गया है। वर्ष 2020-21 में बिहार में बिजली की पूरी खपत कितनी यूनिट हुई है? तो 3.14 हजार करोड़ यूनिट खपत हुई है। बिहार में बिजली की पूरी खपत में पिछले 4 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 45% की वृद्धि हुई है। बिहार राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता वर्ष 2020-21 में कितनी मेगावाट थी? तो ये थी 2021 में 6,422 मेगावाट थी। 19-20 में 6,373 मेगावाट थी। और देखो रिक्वायरमेंट कितना हो गया, लगभग उसके बराबर ही हो गया है। बिहार में बिजली वितरण व्यवस्था के लिए कितनी कंपनियां हैं? तो एक तो उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है और दूसरा दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है। तो टोटल 2 कंपनियां हैं, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, वितरण कंपनियां। देखिए, बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तार का प्रेक्षण का कार्य कौन देखता है? ये देखता है बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? तो 13 चालू है। इन 13 लघु विद्युत जल परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट की है। बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है? तो बिहार नवीकरण ब्रेडा बोलते हैं, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिहार नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण बोलते हैं इसको। बिहार में ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता 2023-24 में कितनी हो जाएगी? तो 3258.7 करोड़ यूनिट हो जाएगी। वर्ष 2020-21 में ऊर्जा की 2434 करोड़ यूनिट की जरूरत है, जो कि 23-24 में देख लो 3258.7 करोड़ की हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। बिहार में बिजली के 159.45 लाख उपभोक्ता हैं, बहुत ज़्यादा नंबर है। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के बीच बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? तो बक्सर में बिजली सबसे ज़्यादा खपत बढ़ा है वहाँ पे। बिहार का एकमात्र ऐसा जिला जहाँ बिजली की खपत पिछले वर्ष से 2019-20 से 5% घट गई है। तो पटना में घट गई है बिजली की खपत। हो सकता है कि लोग स्मार्ट गैजेट्स यूज कर रहे होंगे 5 स्टार रेटिंग वाले, तो बिजली की खपत घट गई होगी। वर्ष 2023-24 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमान है? तो 13,029 मेगावाट, मतलब ऑलमोस्ट डबल होने का अनुमान है। एंड वित्त वर्ष 2020-21 में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू क्षेत्र है 90.4%। इसके बाद व्यावसायिक उपभोक्ता रहे हैं जिनकी 6.3% की भागीदारी है। अब आता है 8वां अध्याय ग्रामीण विकास।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में कुल कितने लाख लोग जॉब कार्ड धारक बने? तो ये जॉब कार्ड धारक वाले वही मनरेगा वाले लोग हैं। 187.5 लाख लोग जो हैं जॉब कार्ड धारक लोग बने। ठीक है, अगला है केंद्र सरकार के किस योजना के तहत बिहार में पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाया जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार सरकार के किस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव योजना के तहत सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। लक्ष्य इसमें क्या है? सभी गांवों को सोलर लाइट लगवाना है। इसके बाद आता है इस कार्यक्रम के लिए अभिकरणों को सूचीबद्ध बिहार नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा जिसको बोलते हैं द्वारा किया जा रहा है। सितंबर 2021 तक जीविका के द्वारा गठन किए गए स्वयं सहायता समूहों में 10.3 लाख महिलाएं शामिल हो चुकी हैं। बहुत बड़ा नंबर हो गया है। जीविका में ने अभी तक राज्य के 245 प्रमुख खंडों में 245 दीदी की पौधशालाएं स्थापित की हैं। ठीक है, हर प्रखंड में एक, मतलब 245 प्रखंड गई हैं और 245 दीदी की पौधशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। जीविका ने मनरेगा की सहायता सहयोग से 283 पौधशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम किस अभियान के तहत चलाया गया? तो जल जीवन हरियाली। इसमें क्या है? 5 करोड़ पौधारोपण करना है। जल जीवन हरियाली देख लीजिए। इस लक्ष्य में 2021-22 में 5 करोड़ पौधा लगाया जाएगा। इस योजना के तहत तर्ज पर जीविका ने हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 शुरू किया है। हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? 2021-22 तक 1.5 करोड़ पौधा लगाना है। 2021-22 तक 1.5 करोड़। ठीक है, मिशन 1.5 भी है, यहाँ पे देख लीजिए। 21-22 में 1.5 करोड़ ये लोग लगाएंगे और जल जीवन हरियाली में 5 करोड़ लग ही रहा है, तो 6.5 करोड़ पौधे लग जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की थी? 2019 में की थी। 19 में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो पंचायत सशक्तिकरण जो पुरस्कार है 2020 का वो दिया गया औरंगाबाद जिला परिषद को। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 का दिया गया है औरंगाबाद जिला परिषद को। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया मोतीपुर ग्राम पंचायत रोसड़ा प्रखंड समस्तीपुर को। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? मोतीपुर ग्राम पंचायत रोसड़ा प्रखंड समस्तीपुर को दिया गया है। अब हम देखते हैं 9वां अध्याय नगर विकास से रिलेटेड है। इसमें है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित किया है, जिसके तहत बिहार में अब शहरीकरण का वर्तमान स्तर हो गया है 15.3%। तो आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से जो है हमारा जो शहरीकरण का वर्तमान स्तर है 15.3% हो गया, जबकि जनगणना के अनुसार यह 11.3% था। 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषदों में और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित कर दिया गया है। ठीक है, 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषदों में और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित कर दिया गया है। कितने नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है? तो 12 नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। नगर पालिकाओं की स्थापना, उत्क्रमण और क्षेत्र विस्तार के फलस्वरूप 284 ग्राम पंचायत पूरी तरह और 205 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे। इस सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2021 तक बिहार में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया गया? तो 4.1 लाख शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, व्यक्ति शौचालय बनवाने के लिए बिहार सरकार हर परिवार को 4,000 रुपये की केंद्रीय सहायता, इसके अलावा 8,000 रुपये की सब्सिडी देती है। टोटल 12,000 मिलता है।
ठीक है। और बिहार में अभी तक कितने शहरी केंद्र और वार्ड खुले में शौच से ओडीएफ मुक्त हो चुके हैं? तो 142 शहरी केंद्र और 3367 वार्ड जो है वो मुक्त हो चुके हैं। पटना जिले में शहरीकरण का स्तर कितना हो गया? 44.3% हो गया है। अगला अध्याय देखिए, बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र से है। वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रमुख बैंकों की कुल कितनी नई शाखाएं खोली गई हैं? 270, ठीक है। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 तक अनुसूचित व्यवसायिक नॉन शेड्यूल्ड बैंकों की नई शाखाओं की कुल संख्या 5450 हो गई है। आर्थिक सर्वे के अनुसार 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया? तो 41.2%। पहले ये 36.1% था। संपूर्ण भारत का ऋण जमा अनुपात जो है 71.7% रहा है, ठीक है। बिहार के किस एकमात्र जिले का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है? तो ये पूर्णिया का। 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। बिहार के किस जिले का ऋण जमा अनुपात सबसे कम है? तो मुंगेर का सबसे कम है, 28% ही है मात्र। सबसे ज्यादा पूर्णिया का। वर्ष 2020-21 के में बैंकों ने कुल कितना किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो 2.5 लाख के आसपास, 2,51,271 केसीसी कार्ड बैंकों ने इशू किया है। बिहार के बैंकों के बीच सर्वाधिक अनिष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए जो है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट किस बैंकों की है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सबसे ज्यादा है एनपीए। 2021 में बिहार के समग्र एनपीए कितना प्रतिशत हो गया है? 11.8% हो गया है, बहुत ज़्यादा है। अब अगला है मानव विकास, 11वां अध्याय। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी, जिसको हम 15 से 59 साल की कैटेगरी में रखते हैं, का हिस्सा 2021 में 53.5% से बढ़कर 2036 में कितनी प्रतिशत हो जाएगी? ये हो जाएगी 61.4%। मतलब बिहार यंग है अभी बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे तक हमारी जो है वर्किंग पॉपुलेशन बनी रहेगी। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभावना जो है संभाव्यता 2010 से 14 की तुलना में 14 से 18 के बीच में कितनी रही है? तो ये 1 वर्ष वृद्धि हुई है, 69.1 वर्ष हो गई है। मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पहले 67.1 थी, अभी 68.1 हो गई है। मतलब इतने साल व्यक्ति जिएगा बिहार में। वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितनी है? अभी 1% बढ़ के 69.1 वर्ष हो गई है। मतलब लगभग 70 के आसपास लोग जी जाते हैं। वर्ष 2019 में की प्रति वर्ष निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 29, 1000 पे, ठीक है। 1000 जीवित प्रसव पे 29 की मृत्यु हो जाती है। अगला है वर्ष 2013-14 से 2019-20 के बीच में महिलाओं के विकास पर कुल कितना गुना व्यय बढ़ा है? तो महिलाओं के विकास पे जितना पहले होता था 2013-14 के दौरान, उससे 4.5 गुना बढ़ गया है, ठीक है। वर्ष 2020-21 में कुल राज्य बजट में महिलाओं का व्यय पर हिस्सा 16% है, ठीक है। कुल राज्य बजट में महिलाओं पर जो व्यय है वो 16% है टोटल बजट का। वही 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में महिलाओं के लिए कुल परिव्यय 3.7% था। बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं? तो 12 स्वास्थ्य केंद्र हैं। 1 लाख की आबादी पर 12 स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। और बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या था? ये कर था, ठीक है। अभियान गीत निकाला गया था कोविड टीकाकरण में। कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। बिहार में 10 करोड़ कोविड टीके कब पूरे किए गए? तो दिसंबर 2021 को। राज्य द्वारा चलाए गए टीका एक्सप्रेस क्या है? 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को उनके घर जाकर टीका लगाना।
टीका एक्सप्रेस, ठीक है। यह मिशन जून 2021 में शुरू किया गया था। प्रत्येक वाहन को प्रतिदिन 200 व्यक्ति को टीका लगाने का लक्ष्य दिया गया था, ठीक है, टीका एक्सप्रेस। अगला है अध्याय बाल विकास। बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का प्रतिशत कितना है? यह 19.8%। बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का प्रतिशत जो है 19.8% है, ठीक है। मतलब युवा जो है, किशोर किशोरी, युवा नहीं कहेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा है, 19.8% है। बाल विकास में ये आता है। बिहार का हर 5वां व्यक्ति किशोरावस्था में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19 वर्ष के उम्र के बच्चों को किशोरावस्था में रखा गया है। बिहार में 2021 में 10 से 19 वर्ष उम्र वाली किशोर आबादी 2.44 करोड़ है, बहुत ज़्यादा है, 19.8% हो गया। सर्वाधिक किशोर अवस्था वाली आबादी जो है तिरहुत प्रमंडल में, और सबसे कम किशोरावस्था आबादी जो है भागलपुर प्रमंडल में है। बिहार के कुल 9 प्रमंडल में 4 प्रमंडलों का किशोरावस्था लिंग अनुपात राज्य के 854 से अधिक है। जो निम्न है सारण में 930 है, मगध में 911 है, पूर्णिया में 871 है, पटना में सबसे कम 864 है। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो ये बाल बजट के लिए बालकों के लिए अलग से पैसा लाना, ये 2013-14 के बजट से ये शुरू किया गया है, ठीक है। समेकित बाल विकास ICDS बिहार के कितने जिलों में चल रही है? तो सभी जिलों में चल रही है, 38 के 38 जिलों में चल रही है। आगे बढ़ते हैं। इसके तहत दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर मोबाइल आधारित एक ऐप है, ठीक है। बाल विकास एजेंडा कितने स्तंभों पर आधारित है? तो 4 स्तंभों पर आधारित है। एक तो स्वास्थ्य और पोषण, बच्चा है तो सबसे पहले तो उसका हेल्थ चाहिए और पोषण चाहिए। दूसरा, वो थोड़ा बड़ा होने लगेगा तो शिक्षा और विकास चाहिए। तीसरा, फिर इसका संरक्षण चाहिए, बाल संरक्षण। फिर उसके बाद बाल सहभागिता चाहिए। तो ये 4 जो स्तंभों पर ये आधारित है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए 3 मुख्य सूचक है। ठीगनापन, स्टंटिंग कहते हैं इसको, उम्र के अनुसार कम लंबाई। दुबलापन, वेस्टिंग कहते हैं, ऊंचाई के अनुसार कम वजन, ठीक है। एंड हल्कापन, अंडरवेट, उम्र के अनुसार कम वजन, ठीक है। ये जो है 3 चीजों पे पोषण को, स्वास्थ्य और पोषण का मूल्यांकन होता है। सर्वाधिक ठीगनापन वाले बच्चे, मतलब उम्र के हिसाब कम लंबाई वाले, सीतामढ़ी में, सबसे कम है शिवहर में। सर्वाधिक दुबले बच्चे अरवल में और सबसे कम पश्चिम चंपारण में। सबसे हल्कापन बच्चों में ज़्यादा जो है अरवल में है, और सबसे कम हल्कापन गोपालगंज में है। गोपालगंज के बच्चे स्वस्थ हैं, ठीक है। और अरवल के, ये सब अरवल के बच्चे ठीक नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाती है? तो कुल राशि 5,000 दी जाती है। इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थानों में प्रसव होने पर लाभार्थी को 1,000 रुपया और प्राप्त होता है, यानी कि कुल जो है 6,000 रुपये मिलता है, ठीक है, कुल 6,000 रुपये। इसके बाद आता है अध्याय 13 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसतन वर्षा 1385 मिलीमीटर हुई है, ठीक है। वर्षा के दीर्घकालीन औसत जो है 1012 mm रहा है। इसका मतलब कि 37% की अधिक वर्षा हुई है। इसके बाद जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2020-21 में लगभग कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो ये लगाए जाएंगे 2021 में, लगाए गए हैं ये 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। लक्ष्य मात्र 2.5 करोड़ का था, और 2021-22 में कितना है? तो 5 करोड़ का है। वर्ष 2020-21 में मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य के तहत कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया है? 4436 हेक्टेयर वन को उपचारित किया गया है।
इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में कितने सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं? तो ये 5 है। गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में एक और एक है। ठीक, गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में एक सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र स्थापना हुई है। बिहार में कुल 24 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोत की पहचान करने और उनके निपटाने के लिए किस डैशबोर्ड की शुरुआत हुई है? तो स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत हुई है पटना के लिए। ठीक है, स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत हुई है। इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन कब किया गया? तो 26 मार्च 2021 को किया गया। राजगीर में जू सफारी के विकास के लिए 176.18 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बाढ़ के कारण राज्य में कुल कितने जिले प्रभावित हुए हैं? तो 19 जिले हुए हैं। कोविड-19 के कारण हर व्यक्ति के परिवार को कितना लाख रुपए दिया जा रहा है? तो 4 लाख, और बाद में इसे 50,000 और बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा मृत व्यक्ति के परिजन को राज्य आपदा राहत कोष से कितना रुपये भुगतान मिलेगा? तो 50,000। 4 लाख और 50,000, टोटल 4.5 लाख। बिहार में अधिकांश बारिश दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान जून और से सितंबर में होती है, जिसका कुल वर्षा 83.7% हिस्सा है। शेष बारिश उत्तर पश्चिम मानसून से 16.3% हिस्सा है। वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में हुई? तो किशनगंज में हुई। सबसे ज़्यादा वर्षा 2765 mm सबसे ज़्यादा किशनगंज में। इसके अलावा द्वितीय स्थान पे कौन सा है? तो सुपौल है, 1953 mm। सबसे कम वर्षा अरवल में हुई है, 769 mm। वित्त 5 वर्षों में 2016, 17, 20, 21 में बिहार के जीएसडीपी में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान रहा है? 1.5% योगदान रहा है। बिहार में 2019 में सर्वाधिक 5.52 करोड़ टन कार्बन स्टॉक था, जो पूरे भारत के कुल वन्य कार्बन का कितना परसेंट है? तो ये है 0.8%। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक मृदागत जैव कार्बन के रूप में, जिसका अकेले हिस्सा 61.4% है। बिहार में 2020-21 में प्रमंडलों के बीच आग लगने की सर्वाधिक 162 घटनाएं कहाँ दर्ज हुई? तो मुंगेर में सबसे ज्यादा घटना हुआ है, आग लगा है। इसके अलावा देख लीजिए, बिहार राज्य नम भूमि वेटलैंड जो है, ठीक है, नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 2020 में, नम भूमि, ठीक है। 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली कुल कितने नम भूमियों को बिहार में चिन्हित किया गया है? तो 28 ऐसी नम भूमियां हैं, वेटलैंड, जिनका क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर से ज़्यादा है, चिन्हित किया गया है। बेगूसराय जिले के कांवरताल नम भूमि को 38वें रामसर साइट घोषित किया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नवंबर 2021 तक 3.8 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। बिहार के राजगीर जू सफारी का टोटल जमीन जो है 191.12 हेक्टेयर में फैला है, जहां 5 जंगली पशु प्रजाति शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा गया है। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जमुई में किया गया है। और राज्य का पहला रबर डैम गया में 400 मीटर और लंबाई और 3 मीटर की ऊंचाई का बनाया जा रहा है। 2020 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में दर्ज हुई है, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में 2016 से 50 के बीच में किस वर्ष बिजली गिरने से सर्वाधिक मृत्यु हुई है? 2020 में 459 मौत हुई है, ठीक है। इसके लिए एक ऐप भी लाया गया है, ठीक है, वज्रयान ऐप लाया गया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ, जहाँ पे हम लोग फर्दर देखेंगे विविध
विविध जो है उसको कवर करेंगे। उससे आगे बिहार के नवीन आंकड़े वगैरह ये सब देखेंगे हम। फिर हम बिहार सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण समझौते, जनगणना, है ना, सारी चीज़ें देखेंगे। घटना चक्र आ जाएगा फिर, ठीक है। मार्च से ये वन लाइनर आ जाएगा, इसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। बाय बाय।